गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले हमने पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हमने उसमें कवर किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमने देखा नेगोशिएबल, नॉट नेगोशिएबल एंड सेमी नेगोशिएबल। उसके बाद हमने कुछ प्रिजम्पशंस पढ़े कि क्या चीज़ें हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए नेसेसरी है। फिर हमने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए, जो सेक्शन 5 है वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैसे डिफ़ाइन करता है। यह डिफ़ाइन करता है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वह एक रिटन डॉक्यूमेंट है, अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के है। इसमें मेकर का सिग्नेचर होगा, जिसमें एक सर्टेन पर्सन को, एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी, मुद्रा की एक निश्चित मात्रा, या तो उसी व्यक्ति को या उस व्यक्ति के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को या फिर जो इंस्ट्रूमेंट का बियरर है उसको एज पर द कंडीशन पे करने का यह एक रिटन ऑर्डर है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मिस्टर एक्स परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर ₹1000। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 1000 रुपीज़ की कुछ गुड्स परचेज की है। मिस्टर वाई बाइज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एस फॉर ₹1000 और मिस्टर वाई ने वही गुड्स मिस्टर एस से बाई की थी 1000 रुपीज़ से। देन मिस्टर वाई मे ऑर्डर मिस्टर एक्स टू पे ₹1000 मिस्टर एस विच विल बी नथिंग बट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे मिस्टर वाई जो है वह मिस्टर एक्स को एक ऑर्डर दे सकता है कि वह मिस्टर एस को एक 1000 रुपीज़ का सम पे करे। यह एक बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ प्रकार इस प्रकार है: इनलैंड बिल, फॉरेन बिल, इनकॉर्ट बिल, अकोमोडेशन बिल, एम्बिगुअस बिल, फिक्टिशियस बिल, डॉक्यूमेंट्री बिल एंड बैंकर्स ड्राफ्ट। चेक। देखिए, चेक क्या होता है। अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker and expressed to be payable otherwise than on demand। मीन्स जो चेक है वह एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रकार है, जो किसी स्पेसिफिक, किसी निश्चित बैंक के ऊपर लिखा जाता है, जिसमें ऑन डिमांड किसी पर्टिकुलर पर्सन को या बियरर को एक अमाउंट ऑफ मनी पे करने का आदेश होता है। द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड ड्रॉअर। जो भी पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज राइट करेगा, लिखेगा, उसे ड्रॉअर कहा जाता है। द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड द ड्रॉई। और जिसके ऊपर मनी पे करने का आदेश है उसे ड्रॉई कहा जाता है। एक चेक के कुछ असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अ चेक इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप उसका एंडोर्समेंट कर सकते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। जब भी चेक लिखा जाएगा तो वह किसी निश्चित बैंकर के लिए होगा। आप किसी भी बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं चेक से। इट इज़ ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक का पेमेंट उठाने के लिए चेक के बियरर को या चेक के होल्डर को बैंक के काउंटर पर जाकर उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अ चेक मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर। चेक के ऊपर ड्रॉअर के साइन होना आवश्यक है। एंड अ चेक मस्ट बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। एंड जो चेक है वह एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, उसके ऊपर किसी तरह की कंडीशन, किसी तरह की शर्त आप नहीं लिख सकते हैं। अब आता है नेगोशिएशन। देखिए, नेगोशिएशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन so as to give a good title to the transferee and make a transferee a holder of such instrument। अगर सपोज किसी के पास भी चेक है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है
प्रॉमिसरी नोट है और वह चाहता है कि वह अपने उस बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप, उसकी राइट, उसका टाइटल या उसमें जो भी इंटरेस्ट है वह ट्रांसफ़र करे किसी दूसरे पर्सन को, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है नेगोशिएशन, जिसके थ्रू उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल ट्रांसफ़र होगा, राइट उसमें जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसके बाद में जो ट्रांसफ़री है, मतलब जिसके नाम पर उसका ट्रांसफ़र किया गया है, वह उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर एक्स हैंड्स ओवर अ चेक टू मिस्टर वाई। हियर मिस्टर एक्स हैज़ नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट। अगर एक्स ने कोई चेक वाई को हैंड ओवर किया है तो मिस्टर एक्स जो है उसने उस इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन किया है। बट इफ़ ही हैंड्स ओवर अ चेक टू मिस्टर वाई आस्किंग हिम टू कीप द सेम इन हिज सेफ एंड चेक इज़ नॉट नेगोशिएटेड टू मिस्टर वाई, अगर एक्स ने वाई को सिर्फ चेक को संभाल कर रखने के लिए दिया है, अगर वाई उसका मनी उसका लेने के लिए, चेक से मनी विड्रॉ करने के लिए उसके पास राइट नहीं है, तो हम कहेंगे कि एक्स ने वाई को चेक को नेगोशिएट नहीं किया है, सिर्फ एज अ बेली, मतलब वह उसका एक सेफ कस्टडियन के लिए उसको दिया गया है। नेगोशिएशन के कुछ एसेंशियल्स है कि देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन। नेगोशिएशन तभी कहा जाएगा जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को उस इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफ़र किया जाए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफ़र द ट्रांसफरी मस्ट बिकम द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और जब भी ये ट्रांसफ़र किया जाए तो उस ट्रांसफ़र के द्वारा जो भी होल्डर है, जो भी ट्रांसफरी है जिसके नाम पर हस्तांतरण किया गया है, वह उसका होल्डर बन जाए। नेगोशिएशन कैसे किया जा सकता है? व्हाट आर द मोड्स ऑफ नेगोशिएशन? देखिए, सबसे पहले आता है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको आप किसी और को डिलीवरी देके एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव वे में हस्तांतरित कर सकते हैं। इट इज़ अ फिजिकल एक्ट ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट और हैंडिंग ओवर द डिलीवरी। एक्चुअल पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट पास्ड। मीन्स आप जो है किसी को इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, इट इज़ फिजिकल एक्ट ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट और हैंडिंग ओवर द डिलीवरी। Actual position of instrument is not passed, and negotiation by endorsement and delivery. The negotiable instrument payable to order is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof. मतलब इसमें क्या होगा, पहले में आपने सिर्फ दिया और उसका पोजीशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास हस्तांतरित हो गया, दूसरे में आपने उसका एंडोर्समेंट किया है और एंडोर्समेंट करने के बाद आपने उसका डिलीवरी दिया है। एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट जो है, लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म एंडोर्समेंट इज राइटिंग ऑन एन इंस्ट्रूमेंट। इसका लिटरल मीनिंग अगर हम कहें, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो वह होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखना। इसमें एंडोर्सर कौन है? जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट के पीछे की तरफ साइन करके देगा उसे एंडोर्सर कहा जाएगा। एंड द पर्सन टू होम द इंस्ट्रूमेंट, और जिसके लिए एंडोर्समेंट किया गया है उसको एंडोर्सी कहा जाएगा। सपोज एक्स और वाई दो पर्सन हैं। एक्स के पास कोई प्रॉमिसरी नोट है, एक्स ने उसके पीछे साइन करके वाई को दे दिया है, तो पीछे साइन करने की जो प्रोसेस है दैट इज़ एंडोर्समेंट। और यहाँ पे एक्स है एंडोर्सर एंड वाई है एंडोर्सी, क्योंकि एक्स ने वाई के लिए एंडोर्समेंट किया है। एंडोर्समेंट किस तरह से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले है जनरल एंडोर्समेंट, जिसको ब्लैंक एंडोर्समेंट भी कहते हैं। इसमें जो एंडोर्सर है वह केवल इंस्ट्रूमेंट पे अपना साइन करेगा, चाहे तो फ्रंट साइड पे चाहे तो बैक साइड पे। जबकि फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट में क्या होगा, जिस व्यक्ति के नाम पर बेचान किया जा रहा है, एंडोर्समेंट किया जा रहा है, उसका नाम भी लिखा जाएगा। पार्शियल एंडोर्समेंट तब होगा जब किसी इंस्ट्रूमेंट का कुछ अमाउंट पे किया जा चुका है, कुछ अमाउंट रिमेनिंग है, तो सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एंडोर्समेंट किया जा रहा है। एंड कंडीशनल एंडोर्समेंट, जब एंडोर्सर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो,
मतलब कोई ऐसी शर्त डाल के एंडोर्सर अपनी जिम्मेदारी को लिमिटेड कर लेता है, दैट इज कंडीशनल एंडोर्समेंट। अब देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अगर डिसऑनर हो जाता है, अनादरन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा। सेक्शन 93 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस or non-payment of holder thereof, or some party thereto who remains liable thereon, must give notice that the instrument has been dishonored to all other parties whom the holder seeks to make severally liable thereon, and to someone of several parties whom he seeks to make jointly liable thereon। देखिए, सेक्शन 93 जो है इस एक्ट का, वह यह कहता है कि जब भी किसी प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का अनादरन हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट द होल्डर, जो होल्डर है उसको या उसका इंस्ट्रूमेंट पेयर ने या तो एक्सेप्ट नहीं किया है या पेयर ने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे में होल्डर की जिम्मेदारी है कि उससे जुड़ी हुई सभी पार्टियों को इन्फॉर्म करे, जिसको भी वह लायबल ठहराना चाहता है या जिस पार्टियों का उसमें कोई भी तरह का इंटरेस्ट है, उन सारी पार्टीज़ को वह इन्फॉर्म करे। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये दो तरह के टर्म्स हम पढ़ेंगे। तो जो इस एक्ट का सेक्शन 8 है, वह कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कौन होगा, who is entitled in his own name to the possession of the negotiable instrument and who has also the right to receive or recover the amount due from the parties thereto। मीन्स जिस व्यक्ति का या तो उसके पास उस इंस्ट्रूमेंट पे नाम लिखा हुआ है या जिसकी पोजीशन में वो है, अर्थात जिसके पास उस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट रिसीव करने का राइट है, वो होगा होल्डर। द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एलिजिबिलिटी। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट एज अ होल्डर दो इट एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ हिज एजेंट और हिम। देखिए, जो भी व्यक्ति जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, अगर वह बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसके पास उसका पोजीशन है, हु इज़ इन द पोजीशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज़ द होल्डर। एंड वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज इन द नेम ऑफ पार्टनर ऑफ अ फर्म, it naturally becomes a holder as it is not a separate entity from the partner। अगर किसी फर्म के पार्टनर के नाम पर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो नेचुरली वह उसका होल्डर बन जाएगा, क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं होती है। एंड द एंडोर्सी ऑफ अ चेक इज कॉल्ड अ होल्डर। जिसके नाम पर बेचान किया गया है वह होल्डर होगा। एंड इफ़ अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डेड, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो उसके हेयर से जो उत्तराधिकारी है वो उसके होल्डर माने जाएंगे। होल्डर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, अ थीफ और अ फाइंडर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट अ होल्डर दो ही इज़ इन पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कोई चोर है या किसी को कहीं गिरा हुआ इंस्ट्रूमेंट मिल गया है तो हालांकि उनके पास उसका पोजीशन है, लेकिन वह उसके होल्डर नहीं कहे जाएंगे। And the word entitled used in the definition of holder shows that the title of person who claims to be holder must be acquired in a lawful manner। Means यहाँ पे एक entitled वर्ड यूज़ किया जाता है जिसका अर्थ यह है कि आप उसके होल्डर हैं, आपके पास पोजीशन है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके लॉफुल मैनर में होल्डर है। मतलब अगर आपने वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल कानूनी तरीके से लिया है, आपने किसी तरह की चोरी नहीं की है, आपको कहीं रखा हुआ नहीं मिला है, तो आप उसके होल्डर इन ड्यू कोर्स कहे जाएंगे। एंड अ पर्सन ऑब्टेनिंग द इंस्ट्रूमेंट अंडर फॉर्जरी इज़ नॉट अ होल्डर। अगर आपने किसी तरह की जालसाजी की है, कोई जाली हस्ताक्षर किए हैं और फिर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है तो आप होल्डर नहीं कहे जाएंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर द कंसिडरेशन becomes the possessor of a promissory note, a bill of exchange or a check if payable to bearer or the payee or endorsee thereof if payable to order before the amount mentioned in it becomes payable without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of a person from whom he derived his title। कहने का मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए हम देखेंगे कि ही मस्ट बी अ होल्डर, वह एक होल्डर होना चाहिए।
एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए वह होल्डर होना चाहिए तथा ही मस्ट बी केयरफुल इन चेकिंग द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। अगर वह किसी ट्रांसफरर से उसको ले रहा है, ट्रांसफरी अगर वह है या वह इंडोसी है, तो उसने पूरी तरह से सारे लीगल राइट्स को चेक करने के बाद में उस इंस्ट्रूमेंट को लिया है। तो यह सारी चीज़ें जो है एक होल्डर और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स के डिफरेंस को डिनोट करती है। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद में डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस क्या है, उसके बाद में नोटिंग एंड प्रोटेस्ट, और उसके बाद में हम कुछ और चीज़ें इसमें कवर करेंगे। थैंक यू।